हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लेक्चर पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेल के बारे में, लैटिस के बारे में। तो अब यूनिट सेल और लैटिस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में क्लास 12 में जो क्यूबिक यूनिट सेल है, मतलब जो क्यूबिक का डिफरेंट टाइप का यूनिट सेल है, सेंटर्ड हो, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या प्रिमिटिव, उसका डिटेल स्टडी करना है। जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में बोल रहा था, उसके डिटेल लेक्चर को आज शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म का पता करेंगे, जो कि है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। जो कि है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। आप देख पा रहे हैं हेडिंग में लिखा हुआ है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हम पर यूनिट सेल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पता करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली होता क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी यूनिट सेल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं या जो एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, हम उन्हें इफेक्टिव बोलते हैं। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर 8 कॉर्नर पे पार्टिकल को ऑक्युपाई किया है। आप देख पा रहे हैं ये क्यूबिक है, प्रिमिटिव टाइप का पीसीसी है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो 8 कॉर्नर्स को ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा होगा कि पर यूनिट सेल 8 पार्टिकल्स हैं। पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स हैं? 8। बट एक्चुअली में ये 8 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे होता है वो दूसरे यूनिट सेल को भी शेयर करता है। उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, थोड़ा याद देखिए। मैंने 2 प्रिमिटिव क्यूबिक सेल को एक साथ ज्वाइंट किया हुआ है। 2 प्रिमिटिव क्यूबिक सेल को एक साथ ज्वाइंट किया है। और आप देख पा रहे हैं कि जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल दोनों क्यूबिक सेल को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है ना। मतलब ये पार्टिकल आधा इसमें भी है, आधा इसमें भी है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक ही कॉर्नर पे रहने के बाद जो 2 क्यूबिक सेल आपस में ज्वाइंट करते हैं वो दोनों को शेयर कर लेता होगा। तो हमें ये पता करना होता है एक्चुअली में कि कॉर्नर के पार्टिकल या दूसरे जगह के जो पार्टिकल हैं वो कितने यूनिट सेल में शेयर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम वो शेयर्ड हिस्सा पता कर लें तो हम पता कर लेंगे कि एक यूनिट सेल में उनका कितना हिस्सा बचा हुआ है। यही पता करना है और इस तरीके से कैलकुलेशन करके हम पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स पता कर सकते हैं। पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसलिए पता करेंगे। उसके पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ा आप देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2 एग्जाम्पल हैं। आप देख पा रहे हैं ये बल्ब के बॉक्स हैं। इसे आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्यूबिक, एक यूनिट सेल ये है और एक यूनिट सेल ये है। देखिए, जब पार्टिकल कॉर्नर को ऑक्युपाई करता है, जब पार्टिकल कॉर्नर को ऑक्युपाई करता है और एक यूनिट सेल उसके साथ ज्वाइंट करता है, तो कॉर्नर वाला पार्टिकल दोनों पार्टिकल को क्या करता है? शेयर कर लेता है। जो कॉर्नर वाला पार्टिकल आप ये देख पा रहे हैं, कॉर्नर का पार्टिकल है, ये दोनों सेल में क्या करेगा? शेयर करेगा। केयरफुली समझिएगा, क्योंकि जो लैटिस है वो यूनिट सेल का रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है। जो लैटिस है ना, वो यूनिट सेल का रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे यूनिट सेल आपस में अरेंज होते हैं रेगुलर मैनर में और वो बनाते हैं लैटिस। तो ऐसे में कॉर्नर का पार्टिकल आप देख पा रहे हैं इस समय कितने में शेयर है? 2 यूनिट सेल में। थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 यूनिट सेल, ये कॉर्नर का पार्टिकल। अब 2 यूनिट सेल इसके ऊपर भी रखेगा, यूनिट सेल इसके ऊपर आएगा, एक और यूनिट सेल इसके ऊपर, एक और यूनिट सेल आएगा। तो जब यहां पे एक और यूनिट सेल आएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा चाक बॉक्स है, मैं अगर इसका एग्जांपल ले लूं तो मैं कहूंगा कि एक यूनिट सेल इसके ऊपर आएगा तो कॉर्नर का पार्टिकल इस यूनिट सेल के को भी शेयर करेगा। ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर 3 हुआ। एक अगर इधर आएगा इसके ऊपर तो कितनी शेयरिंग हो गई? 4 शेयरिंग। मतलब कॉर्नर के पार्टिकल की शेयरिंग कितनी हो गई? 4। उसी तरीके से 5वां शेयरिंग जब कोई यूनिट सेल यहाँ आएगा, 6वां शेयरिंग यहाँ आएगा और 7वां उसके ऊपर और 8वां उसके ऊपर। मतलब कॉर्नर का पार्टिकल का जो शेयरिंग है वो असल में कुल मिला के 8 यूनिट सेल में होता है।
एक पार्टिकल जो कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है वो 8 डिफरेंट यूनिट सेल में अपने आप को शेयर कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मैंने दिखाया, 2 ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा उसके बगल में और 4 उसके सामने। ठीक है, तो कॉर्नर के पार्टिकल्स 8 डिफरेंट यूनिट सेल को ऑक्यूपाई करेंगे। तो एक यूनिट सेल में उसका हिस्सा कितना आएगा? एक यूनिट सेल में उसका हिस्सा कितना आएगा? 1/8। इसका मतलब ये हुआ कि पीसीसी के लिए, ठीक है, या किसी भी दूसरे लैटिस के लिए, यूनिट सेल के लिए, अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है तो उसका रेशियो पर यूनिट सेल कितना आएगा? 1/8। और यहाँ पे कुल कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। यहाँ पे कुल कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। इस हिसाब से अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है तो उसका इफेक्टिव नंबर कितना आएगा? 1 आएगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करेगा तो उसका रेशियो होता है 1/8। और ऐसे में उसके इफेक्टिव नंबर जो होंगे पर यूनिट सेल वो कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है? 1 है। अगर एटम होगा तो 1 होगा, मॉलिक्यूल होगा तो भी 1 होगा, आयन होगा तो भी 1 होगा। इस हिसाब से एक पार्टिकल पर यूनिट सेल उसका इफेक्टिव नंबर होगा। ठीक, ध्यान सुनिए मेरी बात फिर से। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जहां ऑक्यूपाई करता है हम उसको बोलते हैं लैटिस साइट। क्या बोलते हैं? लैटिस साइट। ठीक है, मतलब ये जो पीसीसी है, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें जो लैटिस साइट है वो क्या है? कॉर्नर्स है। और कुल कितने कॉर्नर्स हैं? 8। ठीक है, इस लिहाज से पीसीसी के लिए नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1 हो जाएंगे। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पता करने के बाद हमारा एक एम और होता है कि हम क्या करें? हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस, मतलब कि r, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस मतलब कि r, और एज लेंथ मतलब कि उस क्यूबिक का लेंथ जो है a, उनमें रिलेशन पता करें। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं जिसमें हम डेंसिटी, पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, ये सारे कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए 2 चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। पहला, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो कि हम पता कर रहे हैं। दूसरा, रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन। ठीक है, रेडियस एज यूजुअल कितना होता है? r। यहां पर भी कितना है? r। आप देख पा रहे हैं मैंने एक स्क्वायर मतलब कि क्यूबिक का एक फेस यहां पर दिखाया है आपको। मैंने एक्चुअल में आपको एटम दिखाने की कोशिश किया है। यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन बस है। आप ये मत सोचिएगा कि इतने और इस पार्टिकल के बीच में इतना डिस्टेंस होता होगा। सॉलिड स्टेट में 2 पार्टिकल के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, आपको पता है इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता है अगर कोई भी पार्टिकल सॉलिड स्टेट में होता है तो एक्चुअली ये दिखाने का बस तरीका है। एक्चुअली में ये इस तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं। आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। ये हो गया लेंथ और ये हो गया इनका रेडियस। ठीक है, तो आप देख पाएंगे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो एज लेंथ है, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या? a, और ये a 2 रेडियस के बराबर है। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर को ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि सिंपल क्यूबिक सेल में, तो एज लेंथ 2 रेडियस के बराबर होगा, मतलब कि a इक्वल टू हो जाएगा 2r। a इक्वल टू हो जाएगा 2r। ये कब कंडीशन करेंगे? ये तब करेंगे जब SCC होगा। ऐसे में एज लेंथ a और रेडियस, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस के बीच का रिलेशन होगा a इक्वल टू 2r। पार्टिकल्स कॉर्नर को ऑक्यूपाई किए हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, मतलब कि 8 लैटिस साइट हैं, और 8 लैटिस साइट के हिसाब से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1/8 होंगे, इंटू 8 होंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1/8 क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं वो 8 डिफरेंट यूनिट सेल को शेयर करते हैं। ऐसे में एक यूनिट सेल में उनका हिस्सा 1/8 बस बचता है।
थोड़ा आप इसको देखिए, मिलाइए, और फिर मैं आगे आपको बताऊं कि इसके बाद क्या होने वाला है। देख लिया? तो इस तरीके से आपने देखा रेडियस a और इक्वल टू 2r और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 1। इसको इंडिकेट करते हैं z से, तो z इक्वल टू हो गया 1, z इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। और इस हिसाब से आप आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और मैं आपको दिखाऊं कि अगर FCC होगा या BCC होगा तो क्या होगा, ठीक है। हम दूसरे कैलकुलेशंस करेंगे अब। मान लीजिए हम FCC के लिए, मतलब कि फेस सेंटर्ड सेल के लिए हम डिस्कस करेंगे अगर, तो मैं यहां पे एक क्यूबिक सेल बनाऊंगा, ठीक है। पार्टिकल ऑक्युपाई करेगा यहाँ पे कॉर्नर्स को, लैटिस साइड कॉर्नर के साथ साथ ऑक्युपाई करेगा कहाँ पे, फेस को भी। 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और 6 फेस हैं। एक फेस यहाँ हुआ, 2 फेस, 3, 4, 5 और इसी में आपको दिखाना पड़ेगा 6। तो टोटल हमारा लैटिस साइड कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइड 8 कॉर्नर्स और 6 फेस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइड हो गया 14। टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइड हो गया 14, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं कि ये एक्चुअली कैसे हुआ होगा। पार्टिकल एक फेस को ऑक्युपाई करता है और कॉर्नर को भी ऑक्युपाई करता है, मतलब कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल कहां पे ऑक्युपाई किया है, फेस को भी। ध्यान रखेंगे, अब जब कॉर्नर पे हम लोग बनाएंगे, अब जब कॉर्नर पर बनाएंगे ये देखिए, कुछ देख पा रहे हैं आप? मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब पार्टिकल फेस को ऑक्युपाई करता है तो कॉर्नर के पार्टिकल जो है उनके बीच में यहां थोड़ा सा स्पेस भी छूट जाता है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं वाइड, मैं आपको बता दूं इसको बोलते हैं वाइड, ठीक है। जो कि पार्टिकल फेस को ऑक्युपाई किया है, तो फेस के अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस छूटता है, ठीक है। ये इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है, इसको अलग से एक नाम कहा दिया गया है वाइड, जिसके बारे में आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा कि ये इसका क्या यहाँ पे महत्व है और इसका क्या मतलब होता है। लेकिन अभी देखिए कि अगर पार्टिकल फेस सेंटर्ड में फेस को ऑक्युपाई करेगा तो ऐसे में ये जो डिस्टेंस है जिसको आप देख पा रहे होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये यहां पे डिस्टेंस क्या है r, ये डिस्टेंस है 2r और ये डिस्टेंस है r। ये एक्चुअली डायगोनल है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। पहले हम बात करेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के बारे में, मतलब हमको निकालना है z की जो वैल्यू होगी एज यूजुअल सारे पार्टिकल कॉर्नर को ऑक्युपाई किए हैं, तो कॉर्नर पे उनका रेशियो होता है 1/8 और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, ठीक है। के अलावा पार्टिकल्स फेस को भी ऑक्युपाई किए हैं और उसके लिए हम फिर से बात करेंगे। ये जो हमारा यूनिट सेल है, अगर पार्टिकल फेस को ऑक्युपाई करता है, ध्यान से देखिए, अगर ये आपका फेस है, अगर पार्टिकल यहाँ फेस को ऑक्युपाई करता है तो फेस एक यूनिट सेल के ऊपर जब दूसरा यूनिट सेल आता है, जब दूसरा यूनिट सेल आता है तो फेस को ऑक्युपाई किया हुआ जो पार्टिकल है वो दूसरे यूनिट सेल को भी शेयर करता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, फेस को ऑक्युपाई करने वाला जो पार्टिकल है अब वो दूसरे
दो यूनिट सेल में शेयर होने के बाद तीसरे यूनिट सेल को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो यूनिट सेल तीसरा है वो यहाँ आएगा इसके बगल में, चौथा इसके बगल में आएगा, पांचवा इसके बगल में, छठवां इसके बगल में और उसके ऊपर। लेकिन जो पार्टिकल यहाँ फेस को ऑक्युपाई किया हुआ था वो बस इन्हीं दोनों को शेयर करेगा, और इस तरीके से फेस जो लैटिस साइट है उसको ऑक्युपाई करने वाला पार्टिकल बस दो अलग अलग यूनिट सेल को शेयर करता है, दो अलग अलग यूनिट सेल को शेयर करता है। और इस तरीके से पर यूनिट सेल उसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1/2। टोटल हमारा फेस कितने होते हैं 6, और आप इसको काउंट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 + 3 = 4। मतलब कि ये हुआ कि अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो Z है उसकी वैल्यू 4 होगी, जिसमें से एक पार्टिकल सारे कॉर्नर को मिला के और 3 पार्टिकल सारे फेस को मिला के होगा। फेस पे पार्टिकल का रेशियो 1/2 होता है और कॉर्नर पे पार्टिकल का रेशियो 1/8 होता है। इस हिसाब से वैल्यू होगी 4। इसको देखिए तो आगे बात करूं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, हो गया ये फाइनल। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग ए और आर के रिलेशन के बीच में, ए और आर के रिलेशन के बीच में, ठीक है। जब पार्टिकल फेस को ऑक्युपाई करता है तो जो उसका डायगोनल है, जो डायगोनल है वो 4r ट्रेवल करता है, डायगोनल जो है वो 4r ट्रेवल करता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, यहाँ पे जेड की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके दिखा दी है, जिसकी वैल्यू है 4। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डायगोनल है, डायगोनल डी, उसकी वैल्यू होगी 4r, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे, आपको मैंने पहले ही बताया है ये क्यूबिक सेल है, ऐसे में ये जो लेंथ है वो क्या होगा a होगा, ये लेंथ भी क्या होगा a होगा। तो ऐसे में डायगोनल कितना होगा, डायगोनल की वैल्यू a के टर्म्स में कितनी होगी, a के टर्म्स में ये a है और ये भी a है, तो डायगोनल क्या होता है a² + a², 2a², तो a√2 हो जाएगा। डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी a√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप लोग, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आप कहेंगे, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जो d² होगा डायगोनल का स्क्वायर वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे में d की वैल्यू आएगी √2a², a बाहर करेंगे तो a√2 आएगा, ठीक है, a√2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a√2 है वो बराबर हो जाएगा 4r के। किसके बराबर हो जाएगा 4r के, क्यों, क्योंकि 4r भी डायगोनल के बराबर है और a√2 भी डायगोनल के बराबर है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। और ऐसे में आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी a/2√2r, आई थिंक यही आएगी। मैं कैलकुलेट कर देता हूं, यही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखिए a = 4√2 और ये वैल्यू r आएगी, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इस तरीके से ये वैल्यू बचेगी क्या 2√2, ठीक है, सही है। a = 2√2r हो जाएगा। मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, मैंने कैसे कहा, जो पार्टिकल फेस को ऑक्युपाई करेगा उसका रेशियो 1/2 होगा, जो पार्टिकल कॉर्नर को ऑक्युपाई करेगा उसका रेशियो पर यूनिट सेल 1/8 होगा। 8 कॉर्नर्स और 6 फेस है, टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट है 14। इस हिसाब से जेड की वैल्यू जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है उसकी वैल्यू आई 4 आई, ठीक है। फिर हम निकालेंगे डायगोनल, जो कि पार्टिकल फेस को ऑक्युपाई कर रहा है, ऐसे में जो डायगोनल ट्रेवल करेगा वो 4 रेडियस के बराबर ट्रेवल करेगा, एक रेडियस
दोनों कॉर्नर पे हैं और डायमीटर जो है वो सेंटर में है, तो डायगोनल की वैल्यू हो गई 4r। दूसरी बात, ये एज लेंथ a है, एज लेंथ a है, इसके हिसाब से जो डायगोनल की वैल्यू आएगी वो a√2 आएगी, जिसके लिए हमें यहाँ निकाल के दिखाया हूँ, ठीक है। ये 2a² है, जब ये बाहर आएगा तो a√2 हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों को इक्वेट करेंगे, a√2 = 4r और ऐसे में a = 2√2r आ जाएगा। मतलब कि फेस सेंटर्ड के लिए, FCC के लिए a और r के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है, 2√2 होता है, जबकि SCC के लिए मैं पीछे दिखाया a = 2r होता है, ठीक है। इस हिसाब से आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक, आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसको थोड़ा देख लीजिए एक बार फाइनली, फिर मैं आगे बात करूं। हो गया, हो गया, FCC के लिए फाइनल है। अब हमारे पास बचा है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फॉर BCC और ECC, ठीक है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स BCC और ECC अभी तो मुझे लग रहा है कि क्लास ओवर करना पड़ेगा। हम लोग अगले टर्न पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बॉडी सेंटर्ड और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एंड सेंटर्ड पढ़ेंगे, उसका रेडियस निकालेंगे। फिर मैं आपको पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशिएंसी और डेंसिटी निकालना सिखाऊंगा अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आगे के दोनों लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे। आप इन दोनों को निकालना सीखिए। ओके, थैंक यू।